डियर स्टूडेंट्स, तो फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में अभी तक हम तीन रिएक्शंस जो है डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने की थी अल्फा रिएक्शन, मतलब जिसको हम अल्फा क्लीवेज बोलते हैं, जिसको हम नॉरिश टाइप फर्स्ट रिएक्शन बोल देते हैं। फिर हमने बीटा क्लीवेज डिस्कस किया, उसके बाद हमने नॉरिश टाइप सेकंड रिएक्शन वो भी डिस्कस की, या नॉरिश टाइप सेकंड क्लीवेज। आज हम फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन यूज कर रहे हैं। देखो, जो पहली तीनों हमने की हैं वो सारी इंट्रामोलिकुलर थी, सेम मॉलिक्यूल में हो रही थी। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंटरमोलिकुलर रिएक्शन, यानी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन हो रही है। तो ये हमारी इंटरमोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन आप इसको बोल सकते हैं, या फोटो साइक्लो एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका नेम, मेनली नेम है पैटर्नो-बुची रिएक्शन, और बहुत ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। तो अब देख लेते हैं कि पैटर्नो-बुची रिएक्शन है क्या चीज। तो वन ऑफ द फर्स्ट फोटो साइक्लो एडिशन रिएक्शंस टू बी स्टडीड was the formation of oxytanes from addition of carbonyl compounds to alkenes। तो ये एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, कार्बोनिल कंपाउंड्स और एल्कीन्स के बीच में ये रिएक्शन होती है, और इससे जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम ऑक्सीटेन बोलते हैं। तो जो यहाँ प्रोडक्ट मिला है ये है हमारा ऑक्सीटेन। ठीक, इसी को हम पेटर्नोबुची बोल रहे हैं। पेटर्नोबुची मतलब साइंटिस्ट के नाम पर है ये। और जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हमने बेंजोफिनॉन ले रखा है और आइसोब्यूटीन, तो ये जो हमारा है ये तो है बेंजोफिनॉन, यानी हमारा कार्बोनिल कंपाउंड। और ये है हमारी एल्कीन जिसका नाम है आइसोब्यूटीन। आइसो क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप बिल्कुल सेम सेम एक जैसे हैं, और टोटल हमारे 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इसलिए इसका नाम जनरल नेम आइसोब्यूटीन है। ठीक, अब इन ये दोनों चीजें आपस में जुड़नी है, और क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है तो जाहिर सी बात है ये दोनों ही कंपाउंड पहले फ्री रेडिकल फॉर्म करेंगे। देखो, ये जो जैसे पाई बॉन्ड टूटेगा, दोनों में पाई बॉन्ड है, दोनों का पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। जैसे ये पाई बॉन्ड अगर मैं ब्रेक करा तो फ्री रेडिकल अगर बनेंगे तो मुझे हाफ एरो दिखाना पड़ेगा। तो सिंगल बॉन्ड अगर टूटेगा तो हाफ एरो दिखाने का मतलब यहाँ पर इस कार्बन पर एक रेडिकल जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और इस ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऐसे ही ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा। ठीक, तो यहाँ पर भी एक रेडिकल और ये भी एक रेडिकल। तो ये दोनों रेडिकल जो हमारे यहाँ पर, जैसे ये सी था और ये यहाँ पर एक रेडिकल था, यहाँ एक रेडिकल था, ऐसे ही सी डबल बॉन्ड सी को मैं दिखा रही हूँ, यहाँ भी एक रेडिकल और ये भी। तो ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेते हैं और इस तरह से हमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मिल जाता है जिसको हम जनरल नेम दे रहे हैं ऑक्सीटेंस। इनको हम ऑक्सीटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह अब कैसे होगी रिएक्शन वो तो हम अभी मैकेनिज्म में देखेंगे। तो मैंने आपको एक हल्का सा हिंट दिया कि कैसे बनता है। साइक्लो एडिशन का क्या मतलब हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद ये फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन करेंगे और एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब ये पेटर्नो बुची रिएक्शन जो है कैन बी स्टडीड अंडर टू कैटेगरीज। इसको हम दो कैटेगरीज में स्टडी कर सकते हैं, और वो कैटेगरी डिपेंड करेगी नेचर ऑफ एल्कीन्स पर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन टू इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन्स। अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड किसी इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन के साथ, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब कौन सी एल्कीन होगी, यानी किसी, ये एक एल्कीन है, एल्कीन पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो वो जो होती है उसको हम क्या कह देते हैं, वो एल्कीन जो हो जाएगी वो इलेक्ट्रॉन रिच होगी। क्योंकि जो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे ये क्या करेंगे, इस एल्कीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन कहलाती हैं। तो जिनसे भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए होंगे वो हमारी इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन्स। तो अब वो कैसे कंबाइन करेंगी, तो एडिशन ऑफ सिंपल एलिफेटिक और एरोमेटिक कीटोन्स to electron rich alkenes involves attack on ground state alkene by the n2 pi star triplet state of the carbonyl compound in a non-concerted manner, giving rise to all possible isomers of the oxytane। देखो अब इसका क्या मतलब हुआ, मतलब हमने क्या कर रखा, दो हमारे कंपाउंड है, एक हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, और दूसरी हमारी इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन है। ये मैंने डी डी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे कीटोन है ये एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। और हम इनकी कौन सी, देखो अभी मैंने ये बोला कि हम क्या कर रहे हैं, जब भी लाइट होगी तो ये पाई बॉन्ड जो है ब्रेक होता है। तो इससे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हम दिखा रहे हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास है। तो यहाँ पर जो हम दिखाएंगे इसमें जो होगा कार्बन कंपाउंड्स का, हम यहाँ पर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन ले रहे हैं। ठीक है, और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में हम इसकी ट्रिपलेट स्टेट ले रहे हैं। पहले सिंगलेट स्टेट होती है, फिर ट्रिपलेट स्टेट होती है। सिंगलेट स्टेट में दोनों ही
मतलब अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि दो रेडिकल्स हैं, जैसे अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, देखो ये वाला अगर मैं पाई बॉन्ड ब्रेक कराऊं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, ठीक, और मैं इसका इलेक्ट्रॉन दिखा दूंगी, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। एक भाई जब भी एक बॉन्ड बनता है हमेशा क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन हम क्लॉकवाइज दिखाते हैं और दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज दिखाते हैं। तो ये जो, तो यहाँ से तो ये हटा दो, तो ये जो बनती है ये है हमारी सिंगलेट स्टेट, ठीक है। इसके बाद इसमें स्पिन इन्वर्जन होता है, यानी कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है, ठीक है। इस इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से क्या होगा, ये स्पिन इन्वर्जन मतलब एक की स्पिन जो है वो बदल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिपलेट स्टेट कहलाती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हम कार्बोनिल कंपाउंड की स्टेट ले रहे हैं वो ट्रिपलेट स्टेट ले रहे हैं और एन टू पाई स्टार ट्रिपलेट स्टेट ले रहे हैं, ठीक है। और जो एल्कीन है, एल्कीन की हम ग्राउंड स्टेट ले रहे हैं, यानी उसमें हमारा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एल्कीन में क्या होता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, तो वहां हम इसकी तो ग्राउंड स्टेट लेंगे एल्कीन की, और इसकी हम एक्साइटेड स्टेट ले लेंगे और वो ट्रिपलेट स्टेट होगी, ठीक है। और ये नॉन कंसर्टेड मैनर में कंबाइन करते हैं। नॉन कंसर्टेड मैनर मतलब क्या होता है, नॉन कंसर्टेड मैनर ये हुआ कि देखो कंसर्टेड मैनर क्या होता है, जो हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पढ़ते हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस कंसर्टेड मैकेनिज्म है, उसमें हम क्या दिखाते हैं कि अगर ये हमारा सी डबल बॉन्ड ओ है और ये डबल बॉन्ड है, तो हम क्या दिखाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ पर मूव करेगा और ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, यानी इस बॉन्ड का टूटना, पाई बॉन्ड का टूटना और फिर सिग्मा बॉन्ड का बन जाना, ये सब कुछ एक ही साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन वो सब एक साथ होता है। और नॉन कंसर्टेड मैनर मैनर इसका ठीक उल्टा होता है कि दोनों चीजें एक साथ नहीं हो पाएंगी, ठीक है, पहले एक चीज टूटेगी उसके बाद दूसरा बॉन्ड बनेगा, ठीक। तो ये नॉन कंसर्टेड मैनर में होता है और इसमें हमें ऑक्सीडेंस के जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स होंगे वो सब मिल जाते हैं। कैसे मिलेंगे वो अभी हम आगे देखेंगे। तो द इनिशियल एडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज अ ट्रिपलेट 1,4 डाइरेडिकल। तो जो इसका इनिशियल एडक्ट होता है वो एक 1,4 डाइरेडिकल होता है, अभी हम देखेंगे आगे, विच मस्ट अंडरगो स्पिन इन्वर्जन बिफोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज कंप्लीट। मतलब इसमें क्या है, जो इनिशियल एडक्ट हुआ हमने ये बोला कि वो ट्रिपलेट 1,4 रेडिकल होता है जिसमें कि स्पिन इन्वर्जन होना बहुत जरूरी है। स्पिन इन्वर्जन होगा बिफोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन जब तक कंप्लीट हो, बिफोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज कंप्लीट, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के कंप्लीट होने से पहले स्पिन इन्वर्जन होना जरूरी है। अभी तो ये सिर्फ लैंग्वेज है बेटा, आगे रिएक्शन आएगी तो मैं समझाऊंगी। और स्टीरियो स्पेसिफिसिटी इज लॉस्ट इफ द इंटरमीडिएट 1,4 डायरेक्टिकल अंडरगोज बॉन्ड रोटेशन फास्टर देन रिंग क्लोजर। अभी इस लाइन का मतलब भी समझेंगे, सबसे पहले हम ना अपनी रिएक्शन देख लेते हैं। देखो ये हमारा बेंजोफिनॉल है, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो सबसे पहले सिंगलेट स्टेट बनेगी, वही सिंगलेट स्टेट मैंने आपको अभी बताई थी कि उसमें क्या था, उसमें हम ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, तो इसका ये इलेक्ट्रॉन और इसका ऐसा इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, आप उल्टा भी दिखा सकते हैं, मतलब इसको ऐसे और इसको ऐसे दिखा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस दोनों की स्पिन जो है ऑपोजिट होगी। तो यहाँ पर ये हमने S1 स्टेट दिखा दी है, ठीक है। लाइट को भाई सिंपल सी बात है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हम शो कर रहे हैं, ये एन ऑर्बिटल है, ये यहाँ पर पाई स्टार है। नॉन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, जब लाइट इस पर डाली तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर जाएगा, तो ये ऐसा का ऐसा ही, जैसे ये नीचे था ऐसा का ऐसा ही ऊपर चला जाए, तो ये S1 स्टेट बनती है। फिर होती है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से क्या होता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का मतलब है स्पिन इन, मैं बार बार स्पिन स्पिन बोल रही हूँ, स्पिन इन्वर्जन होगा। और स्पिन इन्वर्जन से क्या हमको दिखा सकते हैं कि दोनों की स्पिन जो है वो सेम होगी, ठीक है। तो ये हमारी T1 स्टेट होती है, इसको हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग भी बोलते हैं। सिंगलेट से ट्रिपलेट का बन जाना इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहलाता है। तो वही हमने यहाँ दिखा रखा है, ये एक्साइटेड स्टेट ट्रिपलेट है, तो ये हमारी ग्राउंड स्टेट थी, ये दोनों हमारी जो है वो एक्साइटेड स्टेट है। तो एक्साइटेड स्टेट लेंगे हम कार्बोनिल कंपाउंड की और ग्राउंड स्टेट हम लेंगे एल्कीन की। तो अभी हम एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं कार्बोनिल की। तो सबसे पहले इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद ये सिंगलेट स्टेट में चेंज हुआ, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से ये एक्साइटेड स्टेट ट्रिपलेट मिल गई, ठीक है। जिसमें हमने ये दो इलेक्ट्रॉन, देखो हम क्या दिखाते हैं, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं लाइट के एब्जॉर्प्शन के बाद, तो मैं इसको कुछ ऐसे दिखाती हूँ, ठीक है। यानी कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहाँ पर जो ये एरो शो कर रहे हैं ना, ये भी दो इलेक्ट्रॉन ही शो हो रहे हैं, बस उनकी स्पिन को हमने दिखा रखा है, हमने डॉट ना दिखाकर उसकी जगह एरो बना दिया, बस ये,
ठीक है, तो ये दोनों जहां भी सिंगल सिंगल एरो आपको दिख रहे हैं येलो कलर के, यहाँ पर तो ब्लू है, नीचे सब येलो है, तो वो सब जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो विद स्पिन दिखा रखे हैं। तो यहाँ पर ये शो किया गया है कि ट्रिपलेट स्टेट है, इसलिए दोनों की स्पिन सेम है। ठीक, अब ये आई हमारी एल्कीन, जो ये व्हाइट कलर से बनी है, ये एल्कीन है। ये एल्कीन की हम ग्राउंड स्टेट ले रहे हैं, यानी कि हमारे पास एल्कीन कैसी होगी, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हमें शो करना है, मतलब ये, तो यहाँ पर बस पाई ऑर्बिटल में जो है दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है ना, तो बस हम ये वाली ग्राउंड स्टेट, यानी इसका इंटरेक्शन, हम इसमें ये जो ट्रिपलेट स्टेट है इसके इंटरेक्शन, इन दोनों का इंटरेक्शन होगा बस, और कुछ नहीं। पाई टू पाई स्टार और इसका एन टू पाई स्टार, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है। अब वो कैसे, वो भी अभी हम आगे समझेंगे, फिलहाल के लिए मैं आपको बता रही थी कि हमने इसकी ग्राउंड स्टेट ले ली। अब देखो ग्राउंड स्टेट में भी क्या है, लाइट तो है, लाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर भी फ्री रेडिकल तो बनेंगे ही, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कुछ इस तरह से होगा। ठीक, तो अब अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के साथ दिखाऊं, तो देखो दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो मैं इसको, क्योंकि ये तो हमारी ग्राउंड स्टेट ही है, तो जब बॉन्ड टूटा, तो बॉन्ड टूटने के बाद क्या हुआ होगा कि एक की स्पिन सीधी और एक की स्पिन उल्टी हमने दिखा दी, एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज दिखा दिया। और हम पॉसिबिलिटी तो देखो ये भी है, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये सी है, ये CH2 है, भाई इस यहाँ पर इसको उल्टा दिखा रखा है, तो मैं इसको यहाँ सीधा और यहाँ पर उल्टा दिखा दूं। तो जब हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटीज है, और देखो इसको कंबाइन करना है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट ट्रिपलेट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड को इस ग्राउंड स्टेट के साथ कंबाइन करना है, तो कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या हुआ, जो कार्बोनिल ऑक्सीजन होता है वो बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कार्बोनिल ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा किसी भी एक कार्बन एटम के साथ। तो देखो जब इसकी स्पिन हमने यहाँ पर ये जो स्पिन है हमारी सीधी स्पिन है, ठीक है, तो भाई जब ये बॉन्ड बनाएगा, तो ये क्या करेगा, इसने क्या कर रखा है, इसके साथ बॉन्ड बना लिया ना, क्योंकि इसकी स्पिन हमने उल्टी दिखा रखी है। ठीक, तो यानी कि इस ऑक्सीजन ने इस CH2 के साथ बॉन्ड बनाया, तो देखो ऑक्सीजन ने इस CH2 के साथ बॉन्ड बना के दिखा दिया हमने। ठीक है, तो ये बॉन्ड बना, और उसके बाद हमने बाकी की स्पिन जो थी हमारी हमने एज इट इज दिखा दी। भाई इस कार्बन पर हमने सीधा दिखा रखा था इलेक्ट्रॉन, तो हमने इस कार्बन पर भी सीधा दिखाया, और इस वाले कार्बन पर भी सीधा था, तो हमने इस कार्बन को भी सीधा दिखाया। अब देखो एक बार ये मैंने बहुत कचर पचर कर दी है, देखो, तो सिंपल सा ये हुआ है कि इस ऑक्सीजन ने इस CH2 के साथ बॉन्ड बनाया, इस CH2 के साथ। ठीक है, तो वो हमने यहाँ दिखा दिया, ऑक्सीजन ने CH2 के साथ बनाया। तो अभी भी पहले हमारे पास क्या था, अगर मैं इसको सिंपल रेडिकल की फॉर्म में दिखाऊं, तो ये एक ये था और एक ये था, और एल्कीन को मैं सिर्फ सी ये इतना पोर्शन ले रही हूँ, ठीक है, C डबल बॉन्ड C वाला जो था, तो उसमें भी ये था और ये था। तो भाई इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों बॉन्ड बना सकते हैं, वही हमने बॉन्ड यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब हो तो ये भी सकता था कि भाई हमने तो यहाँ पर सपोज इसको मैंने उल्टा करके दिखा दिया, हो सकता था भाई इसकी उल्टी होती और इसकी सीधी हो जाती, अभी जो मैंने बताया था आपको, तब ये ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन करता, तब ये ऑक्सीजन इस CH के साथ कंबाइन करता। तो बस हमने यहाँ पर यही दिखाया हुआ है कि ये जो इस कार्बन है, मतलब ऑक्सीजन जो है उसने इस कार्बन के साथ जो है बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, तो अब इसको हम ये बॉन्ड बना हुआ हमने दिखाई दिया है यहाँ पर, तो इससे क्या हुआ, देखो फिर से देख लेते हैं, ये मैंने ना एक गड़बड़ कर दी, यहाँ पर CH नहीं है, ये CH नहीं है बेटा, ये खाली कार्बन है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ये खाली कार्बन है, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर सिंगल कार्बन था बस ये। ठीक, तो हम बस कुल मिलाकर पॉसिबिलिटी ये हुई कि ये जो हमारा CH3 और C और ये CH2, यहाँ पर एक रेडिकल यहाँ एक रेडिकल, ये बॉन्ड, तो मेरा ये कहने समझाने का मतलब है, ये जो ऑक्सीजन आया वो इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है और वो इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी हमें मतलब दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है ये इस तरह से हो, या हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसे हो, और हमारे ऑक्सीजन की स्पिन तो ये वाली है, तो इसकी पॉसिबिलिटी देखो इसके साथ भी है, अगर इसकी स्पिन ऐसी हुई, और इसी ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी इसके साथ भी, अगर स्पिन स्पिन इसकी ऐसी हुई, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम दोनों ही प्रोडक्ट को यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये है, जब ये कंपाउंड हम देखें तो इसमें इंटरसिस्टम क्रॉसिंग होगी, यानी जो दोनों स्पिन हमने सेम दिखा रखे तब तो बॉन्ड फॉर्म होगा ही नहीं। जब भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन का हो, दोनों ही इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए। दोनों अगर पैरेलल स्पिन के हुए तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, इसीलिए यहाँ इंटरसिस्टम क्रॉसिंग, यानी यहाँ पर स्पिन इन्वर्जन हो रहा है एक्चुअली,
है ना, यहाँ पर होगा स्पिन इन्वर्जन। तो किसी एक की स्पिन जो है वो उल्टी हमने दिखा दी, तो यहाँ पर एल्कीन की स्पिन को हमने नीचे की साइड दिखा दिया, तो स्पिन इन्वर्जन हुआ। तो अब क्या हुआ, अब दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। तो ये कार्बन और ये सी एच, फिर से मैंने यहाँ सी एच लिख दिया, ये सी एच नहीं है, इसको हटा देना बस। तो ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ और हमारा ये कंपाउंड बन गया। और ये बना 90%। अगर ये 90% बन रहा है, इट मीन्स ये मेजर प्रोडक्ट बना। ये मेजर क्यों बना, अभी हम इस बारे में बात करेंगे। और ये रहा हमारा दूसरा कंपाउंड। अब यहाँ पर भी इंटरसिस्टम क्रॉसिंग यानी कि स्पिन इन्वर्जन होगा। और जब स्पिन इन्वर्जन हुआ तो स्पिन इन्वर्जन हमने यहाँ दिखा दिया कि ये जो नीचे वाली कार्बन का इलेक्ट्रॉन था वो हमने कुछ इस तरह से दिखा दिया। दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो सकता है और ये 10% बनेगा। 10% मतलब ये माइनर बना। तो आप देख रहे हैं दोनों ही कंपाउंड में सारे जो है एटम्स सब कुछ सेम है। डिफरेंस कहां पर आया है, डिफरेंस सिर्फ इस कार्बन पर आया है। इस वाले पोर्शन में 90% वाले में इस कार्बन से दो CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, जबकि 10% वाले में इस वाले कार्बन से सिर्फ दो H जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो दोनों CH3 अब इस वाले कार्बन पर पहुंच गए हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स होते हैं, यानी कि हम इनको रिजियो आइसोमर्स बोल देते हैं। ठीक है, तो अब ये बात हुई, ये तो बना कि किस तरह से बन रहा है प्रोडक्ट। हम ये बोल रहे हैं कि ये 90% और ये 10% क्यों बन रहा है, ऐसा क्यों नहीं, उल्टा क्यों नहीं हुआ, या दोनों इक्वल अमाउंट में क्यों नहीं बने। तो देखो उसका क्या रीजन है, यहाँ पर ये बताया गया कि जब ये प्रोडक्ट बना, इसको हम मेजर इसलिए बोल रहे हैं बेटा कि यहाँ पर अगर आप देखें, जब हम रेडिकल की बात करें, मैं फिर से देख रही, ये C6H5 था, ये C था, इसको फिर C6H5, यहाँ पर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर मैं एक इलेक्ट्रॉन शो कर दे रही हूँ सिर्फ इसको फिर रेडिकल की फॉर्म में दिखाने के लिए। और ये CH2, ये एल्कीन का मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, ये CH3 और ये CH3। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, जो लेस स्टेबल रेडिकल्स, इस रिएक्शन में क्या होता है, जो लेस स्टेबल रेडिकल्स होते हैं वो पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, वो पहले बॉन्ड बनाते हैं, सॉरी। तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर भी एक रेडिकल होगा। ठीक है, अगर मैं इस कार्बोनिल कंपाउंड की बात करूं, तो देखो इस वाले कार्बन से दो फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी ये कार्बन, ये रेडिकल जो है, इस वाला जो कार्बन के ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है, ये रेडिकल तो बहुत स्टेबल है। तो इसमें तो ऑक्सीजन ही पहले बॉन्ड बनाएगा क्योंकि ये लेस स्टेबल है। ठीक, और अगर मैं एल्कीन की बात करूं, तो देख रहे हैं ये कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर दो मिथाइल ग्रुप जुड़े तो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, जबकि इस वाले CH2 में सिर्फ एक ये रेडिकल जो है सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, ये प्राइमरी रेडिकल है। तो यहाँ पर ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। तो हमें क्या करना है, जब प्रोडक्ट बन रहा होता है, मतलब प्रोडक्ट हम मेजर किसको बोल रहे हैं, कि जब लेस स्टेबल रेडिकल पहले बॉन्ड बना ले, अगर ये पहले बॉन्ड बना लेंगे, जैसा कि हमने यहाँ दिखाई रखा है, ऑक्सीजन ने और CH2 ने पहले बॉन्ड बना लिया और जो बचे हुए हैं, ये फिर से H नहीं है, यानी यहाँ पर भी एक रेडिकल जिसको हमने ये येलो कलर से इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में शो कर रखा, और ये दोनों ही रेडिकल्स, ये वाला देख लो चाहे ये वाला, दोनों ही मोर स्टेबल रेडिकल्स हैं। तो प्रोडक्ट हमारा उसमें बनेगा जब हमारे पास मोर स्टेबल रेडिकल बचे रह जाएंगे। तो इस कंडीशन में ये जो डाई रेडिकल है, डाई रेडिकल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पर भी, इस कार्बन पर एक रेडिकल है और ऊपर वाले कार्बन पर एक रेडिकल है, यानी कि दो एरो हमने दिखा रखे हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एक डाई रेडिकल है और ये डाई रेडिकल बहुत स्टेबल है, क्योंकि इसका नीचे वाला रेडिकल भी बहुत स्टेबल है और ऊपर वाला रेडिकल भी बहुत स्टेबल है। तो ये डाई रेडिकल स्टेबल तो स्टेबल डाई रेडिकल है, इसीलिए स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है ज्यादा अच्छा, यानी कि मेजर प्रोडक्ट हमारा इस स्टेबल डाई रेडिकल से बन रहा है। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बात करने से क्या, ऑक्सीजन तो सबसे पहले बॉन्ड बनाना ही बनाना है। ठीक है, ये तो आप ध्यान रख लीजिएगा, ऑक्सीजन तो सबसे पहले बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन अगर बॉन्ड बना रहा है, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर जो बचा, देखो यहाँ प्राइमरी रेडिकल बचा, जबकि जो ये वाला रेडिकल था जो हमारा सेकेंडरी था वो बॉन्ड बना चुका है यहाँ पर। तो अब ये तो प्राइमरी है, ये तो फिर ये थोड़ा सा स्टेबल है। तो इन दोनों डाई रेडिकल के कंपैरिजन में ये वाला डाई रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो जो स्टेबल डाई रेडिकल होता है उससे हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनता है, और जो लेस स्टेबल डाई रेडिकल होता है उससे हमेशा
माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो ये रीजन है यहाँ पर इसको मेजर और इसको एक को माइनर कहने का। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो बचे बचे रह गए हैं जो रेडिकल, बस आपको उन पर ध्यान रखना है। दोनों को अगर इसको कंपैरिजन करेंगे और इसको कंपैरिजन करेंगे तो भाई दोनों में ये तो कॉमन ही है, तो इसको तो हटा ही दो, जो कॉमन है उससे तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर जो बचा ये हमारा सेकेंडरी रेडिकल है, जबकि यहाँ पर ये प्राइमरी रेडिकल बचा। तो सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी के कंपैरिजन में, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये हमारा स्टेबल डाई रेडिकल है, मोर स्टेबल, बल्कि ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल। तो मोर स्टेबल डाई रेडिकल से मेजर प्रोडक्ट बनेगा और लेस स्टेबल डाई रेडिकल से लेस माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये पूरा जो है इसमें, तो यहाँ पर देखो जो ये बताया गया ना, अब मैं आपको यहाँ पर जो मीनिंग दे रखा है उसका मतलब बता देती हूँ। ये क्या कह रहे हैं कि सबसे विच, ये लिखा था ना 1,4 डायरेडिकल तो बना था हमारा, 1,4 कैसे बना था वो भी देख लो। अब मैं इसको भी हटाती हूँ। 1,4 का क्या मतलब है, अगर मैं नंबरिंग करूं, देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 1 और 4 पर क्योंकि रेडिकल प्रेजेंट है इसलिए हम इसे 1,4 डाई रेडिकल बोल दे रहे हैं। ठीक, और 1,4 डाई रेडिकल में क्या हो रहा था, विच मस्ट अंडरगो स्पिन इन्वर्जन बिफोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज कंप्लीट। प्रोडक्ट फॉर्मेशन से पहले स्पिन इन्वर्जन होगा, तो वो स्पिन इन्वर्जन यहाँ पर हुआ आईएससी के थ्रू। तो यहाँ पर आईएससी के थ्रू यहाँ पर स्पिन इन्वर्जन, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन से पहले स्पिन इन्वर्जन होना है यहाँ पर। और फिर क्या लिखा है कि स्टीरियो स्पेसिफिसिटी इज लॉस्ट इफ द इंटरमीडिएट 1,4 डाइरेडिकल अंडरगोज बॉन्ड रोटेशन फास्टर देन रिंग क्लोजर। यहाँ पर ये रिएक्शन जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है, वो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन हो गई। स्टीरियो स्पेसिफिक से क्या मतलब होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक हमने कंपाउंड लिया है तो उससे एक स्पेसिफिक ही प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब सपोज जैसे अगर हमारे पास कुछ भी एक सिस कंपाउंड है, उसकी हमने कोई रिएक्शन कराई, मैंने लास्ट टर्न पे भी आपको बताया था, तो उससे अगर कोई ट्रांस बन रहा है तो सिस जब भी हम ये कंपाउंड लेंगे ये हमेशा ट्रांस ही बनाएगा, इससे हमें सिस प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, यानी ये सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। और जो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन होती है उनमें मैक्सिमम टाइप एक मेजर बनेगा और एक माइनर बनेगा। तो इसलिए ये स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं रह गई, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी जो है इसकी वो लॉस्ट हो गई। लॉस्ट हो जाती है कब, जब ये 1,4 डाइरेडिकल अंडरगोज बॉन्ड रोटेशन। देखो इसमें क्या है, अब एक चीज और समझ लो, बॉन्ड रोटेशन से क्या मतलब है। यहाँ पर आप यहाँ देख रहे हैं इस पूरे यहाँ पर इतने पोर्शन में आप देखिए, ये वाला का मैं फिर से इस एच को नहीं बनाना है। ठीक है ना, देखो ये CH3 है, ये CH3 है, यहाँ C है और ये CH2 है। यहाँ पर ये रेडिकल है, ठीक, और इससे ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर ये कार्बन और फिर इससे दोनों फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भी एक रेडिकल है। तो यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि इससे पहले कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बने, ठीक है, इससे पहले कि ये दोनों आपस में कंबाइन करें, यहां पर पूरी पॉसिबिलिटी है सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होने की। ये सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। इसीलिए यहाँ पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलने की भी संभावना, सिर्फ यही प्रोडक्ट, मैं सिर्फ इसी की बात कर रही हूँ। अगर हम इसमें भी देखें ना, इसमें भी हमें दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं। क्यों, देखो अगर मैं इनकी देखो यहाँ पर तो एल्कीन हमारी सिस या ट्रांस हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिस ट्रांस हम कब कहते हैं, अगर मैं सपोज इसके लिए एक और मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ। देखो एक और पॉसिबिलिटी, सिस और ट्रांस भी समझ लेते हैं यहाँ पर। अगर सपोज हमारा कंपाउंड होता है, ये ऑक्सीजन ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये सी, यहाँ पर H बनाऊं और यहाँ CH3 बनाऊं, ये एक सिंगल बॉन्ड है, इस पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, और मैंने इसको H और इसको CH3 बना लिया। सपोज कि हमने ये एक ट्रांस जो है एल्कीन ली होती, स्टार्टिंग में अगर ट्रांस लेती तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता बस, है ना, तो वो ट्रांस ली है। तो अब क्या है, इससे पहले कि ये वाला कार्बन का रेडिकल और ये कार्बन का रेडिकल आपस में कंबाइन करे, एक 4 मेंबर्ड रिंग बनाए, ऑक्सीटेन बनाए, उससे पहले क्या होता है, बॉन्ड ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है वो रोटेट कर जाता है। यानी अगर यहाँ पर हुई बॉन्ड रोटेशन तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या निकल के आएगा, ये सी, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ये कार्बन, ये H और ये CH3 तो ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये CH3 तो यहाँ आ जाएगा और ये H यहाँ आ जाएगा।
ठीक। तो हमने क्या लिया था, ये ट्रांस लिया था, तो ट्रांस जो है वो सिस में चेंज हो गया। ठीक है, ये ट्रांस जो है यहाँ पर सिस में चेंज हो जाएगा। ठीक। और कुछ ट्रांस का ट्रांस भी, कुछ तो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, और कुछ ट्रांस जो है वो सिस में चेंज होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है। और यहां पर अब ये बॉन्ड जो है फॉर्म होगा। तो बॉन्ड फॉर्म होने से पहले बॉन्ड रोटेट कर जाता है, तो जिससे क्या होता है, हमें सिस भी मिल रहा है, और यहां पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि बॉन्ड, भाई इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ में बॉन्ड रोटेट कर गया, कुछ में नहीं करा, तो यहां पर ये ऐसा ही मिल गया एज इट इज। तो यहाँ पूरी पॉसिबिलिटी है इस ट्रांस एल्कीन की कि वो ट्रांस प्रोडक्ट भी दे देगी और हमें सिस भी दे देगी, दोनों टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे हमें। ठीक है, तो बॉन्ड रोटेशन होती है यहाँ पर। ये चीज ध्यान रखिएगा जब हम इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन के केस में बॉन्ड रोटेशन होती है, और बॉन्ड रोटेशन की वजह से वो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी उसकी लॉस्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से हमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। अगर हमने स्टार्टिंग में ट्रांस एल्कीन ली है, तो उससे हमें सिस और ट्रांस दोनों ही प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। अगर हमने सिस एल्कीन ली है, उससे भी हमें सिस और ट्रांस दोनों ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट का रीजन भी मैंने आपको बताया क्या है, कि हमारे ये जो स्टेबल रेडिकल बना वो स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा नहीं, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, और लेस स्टेबल हमारा माइनर। और दूसरा ये स्टीरियो केमिस्ट्री भी अगर हम नहीं लेते हैं, देखो यहाँ पर तो हमारी जो एल्कीन है उसकी कोई स्टीरियो केमिस्ट्री हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि दोनों ये सिमेट्रिक, इधर कार्बन से 2 H है, इधर कार्बन से 2 CH3 है। लेकिन अगर कभी इस तरह की एल्कीन मिल जाए कि वो सिस एल्कीन है या ट्रांस एल्कीन आपको मिल जाए, तो आपको दोनों ही प्रोडक्ट बना के वहां पर दिखाने हैं। उसमें क्या होगा कि यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले क्या होगा, बॉन्ड रोटेट जरूर करे, मतलब सॉरी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन से पहले बॉन्ड का रोटेशन जरूर होना है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब होंगे, तो इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन होगी, और इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन के केस में बॉन्ड रोटेशन होगा। ठीक है, और बॉन्ड रोटेशन की वजह से ही रिएक्शन हमारी स्टीरियो सिलेक्टिव हो जाती है। मेजर मतलब सिस और ट्रांस हमें दोनों मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यही बात हम कर रहे हैं, द रिएक्शन इज नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक। अब ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक से हमें एक स्पेसिफिक मिल रहा है, ट्रांस से हमें सिस भी मिल रहा है और ट्रांस भी मिल रहा है, सिस से हमें ट्रांस भी मिल रहा है और सिस भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ट्रांस सिर्फ सिस दे रहा है या ट्रांस सिर्फ ट्रांस दे रहा है, वो दोनों दे रहा है। तो इसलिए ये रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव है। ठीक है, देयर इज अ प्रेफरेंस फॉर वन ओरिएंटेशन ऑफ एडिशन, यहां पर हम एक प्रेफरेंस भी दे रहे हैं ओरिएंटेशन ऑफ एडिशन को। द इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एटम ऑफ द एक्साइटेड कार्बोनिल ग्रुप इनिशियली अटैक्स ऑन द एल्कीन टू गिव अ बाई रेडिकल इंटरमीडिएट। और वो प्रेफरेंस क्या है, हम सबसे पहले क्या कराएंगे, ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्म करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन का ही बॉन्ड होगा फॉर्म, वो हमने यहाँ दिखा भी रखा है। और ऑक्सीजन का बॉन्ड हम दोनों कार्बन से फॉर्म करेंगे, एक बार इस कार्बन से और एक बार दूसरे कार्बन से। ठीक है, दोनों कार्बन से हम फॉर्म करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमारा जो ये बाई रेडिकल बना, किसमें हमारा मोर स्टेबल डाई रेडिकल है और किसमें हमारा लेस स्टेबल डाई रेडिकल है। ऑफ द टू पॉसिबल बाई रेडिकल्स, क्योंकि हमारे दो बाई रेडिकल्स बन रहे हैं, एक ये बना और दूसरा ये बना, तो दो बाई रेडिकल्स में द वन विद लोअर एनर्जी, या फिर मोर स्टेबल कह लो, मोर स्टेबल है, स्टेबिलिटी और एनर्जी दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो या लोअर एनर्जी होगा वो मोर स्टेबल होगा, इज फॉर्म्ड मोर रेडिली, क्योंकि जो मोर स्टेबल बाई रेडिकल होता है वो बहुत इजीली बन जाता है। तो दस द रिएक्शन इज रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन, इसीलिए हमारी रिएक्शन जो है ये रिजियो सिलेक्टिव है। यहाँ पर दो रिजियो आइसोमर्स बन रहे हैं, रिजियो आइसोमर्स मतलब जिनमें जो पोजिशनल आइसोमर्स होते हैं, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ पोजीशन में चेंज होगा। जैसे यहाँ पर दो CH3 ग्रुप इस वाले कार्बन से अटैच्ड है, जबकि इसमें ये दोनों CH3 ग्रुप इस वाले कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, तो पोजीशन में डिफरेंस हो रहा है, इसलिए रिएक्शन हमारी रिजियो सिलेक्टिव है। तो द स्टेबिलिटी ऑफ द बाई रेडिकल हेल्प अस इन द प्रिडिक्शन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट, और स्टेबिलिटी बाई रेडिकल की स्टेबिलिटी से हम पता लगा सकते हैं कौन सा हमारा मेजर बनेगा, तो जो मोर स्टेबल होगा वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट देगा। The two important rules for the successful synthesis of oxytanes have been put forward. दो important rules हैं oxytane की synthesis के लिए, क्या क्या है, only carbonyl compounds with a low lying N2 pi star state will form oxytanes, सिर्फ जिनके पास low lying N2 pi star state होगी। low lying से क्या मतलब होता है कि excited और ground state के बीच में energy gap बहुत कम होगा।
ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, द एनर्जी ऑफ द कार्बोनिल एक्साइटेड स्टेट मस्ट बी लेस देन दैट ऑफ द एल्कीन टू प्रिवेंट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द कार्बोनिल एक्साइटेड स्टेट टू द एल्कीन। देखो हमने क्या कहा था, कार्बोनिल हमने लिए हुए हैं एक्साइटेड स्टेट में, और एल्कीन हमने ली हुई है ग्राउंड स्टेट में। तो ये बोल रहे हैं कि जो एनर्जी होगी, इस कार्बोनिल कंपाउंड की एनर्जी कम होनी चाहिए एल्कीन से। क्यों? क्योंकि भाई ये तो एक्साइटेड स्टेट में है। अगर इसने अपनी एनर्जी को, अगर इसकी इसका ठीक उल्टा करके देख लो, ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी एनर्जी अगर ज्यादा हुई सी डबल बॉन्ड सी से, एल्कीन से, इसके पास एनर्जी ज्यादा है, इसके पास कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बोनिल क्या करेगा, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे फोटोसेंसिटाइजर की तरह भी काम करते हैं। बेंजोफिनोन तो बहुत अच्छा फोटोसेंसिटाइजर है। फोटोसेंसिटाइजर क्या होता है, फोटोसेंसिटाइजर क्या होता है, खुद लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइट होते हैं, और फिर अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे मॉलिक्यूल को। तो यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल एल्कीन है, तो ये क्या करेंगे एक्साइटेड स्टेट में, तो ये है अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे, और जब ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे तो फिर कोई ऑक्सीजन फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर तो क्या होगा, ये जो एल्कीन है इसका आइसोमराइजेशन हो जाएगा, ये सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन शो कर देती है। तो इस चीज से बचने के लिए ये कंडीशन बहुत जरूरी है कि कार्बोनिल कंपाउंड की एनर्जी जो है वो कम होनी चाहिए एल्कीन से, ताकि वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर ना कर पाए। ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है पेटर्नो-बुची रिएक्शन के लिए। ठीक। तो एज फार एज द एडिशन ऑफ एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड इज कंसर्न्ड, ओनली द ट्रिपलेट स्टेट इज रिएक्टिव। तो जहां तक हम एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड की बात करते हैं, वहां पर ट्रिपलेट स्टेट जो है वो काफी रिएक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग इज वेरी एफिशिएंट इन केस ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स। एरोमेटिक कीटोन के केस में इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो सिंगलेट स्टेट तो बनी, लेकिन क्योंकि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बहुत अच्छी है, एफिशिएंट है, तो बहुत तेजी से होती है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, और ये सिंगलेट स्टेट को ट्रिपलेट स्टेट में चेंज कर देती है। एंड कॉन्सिक्वेंटली a ट्रिपलेट बायोरेडिकल इंटरमीडिएट इज प्रोड्यूस, जिसकी वजह से हमें ये ट्रिपलेट बायोरेडिकल इंटरमीडिएट मिलता है। लेकिन अगर हम एल्काइल कीटोन्स की बात करें यानी एलिफेटिक कीटोन्स की बात करें, तो वहां पर दोनों स्टेट, सिंगलेट भी और ट्रिपलेट स्टेट, शो इक्वल रिएक्टिविटी फॉर द रिएक्शन, क्योंकि वहां पर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बहुत एफिशिएंट नहीं होती है। तो सिंगलेट स्टेट रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड एट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कीन। तो अगर हमने एलिफेटिक कीटोन की सिंगलेट स्टेट ले रखी है, तो हमें फिर एल्कीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव तो नहीं है, तो उसको इसलिए हमें एल्कीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड द ट्रिपलेट स्टेट रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड, अगर हमारे पास ट्रिपलेट स्टेट हमने ले रखी है अपने कार्बोनिल कंपाउंड की, एलिफेटिक की, तो फिर हम एल्कीन की लो कॉन्सेंट्रेशन से ही काम चला लेंगे, और उसी से हम मेजर प्रोडक्ट बता सकते हैं इजीली। ठीक है। अब तो अभी तो हमने बात की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन के साथ अगर एडिशन हो रहा है कार्बोनिल कंपाउंड्स का। अब हम बात करते हैं अगर एडिशन हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन के साथ। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन कब होंगी, जब उनसे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। जैसे यहाँ पर देखो ये एल्कीन है और ये सीएन ग्रुप जुड़ा हुआ है। सीएन क्या होता है, अपने आप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये बहुत इलेक्ट्रॉन पुअर एल्कीन बन जाएंगी, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन बन जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, एडिशन ऑफ सिंगलेट स्टेट N2 पाइस्टर। देखो हमने क्या ले रखा है, एलिफेटिक कीटोन ले रखा है, और एलिफेटिक कीटोन में हमने सिंगलेट स्टेट ली हुई है। तो एक्साइटेड कीटोन टू ग्राउंड स्टेट एल्कीन। तो यहाँ पर कीटोन की है तो एक्साइटेड स्टेट, लेकिन वो सिंगलेट है। ट्रिपलेट हम एरोमेटिक कीटोन के केस में यूज करेंगे, और ज्यादातर हम सिंगलेट जो है इसमें यूज करते हैं। हालांकि इसमें तो दोनों हो जाती है, लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर केस में हमने सिंगलेट स्टेट ले रखी है। तो रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक, और यहाँ पर रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है, जो कि हमें इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन के केस में नहीं मिल रही थी। वहां पर रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव थी। और स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द एल्कीन इज रिटेन्ड इन द प्रोडक्ट ऑक्सीटेन। ऑक्सीटेन में हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन देखने को मिलेगी, वैसी की वैसी ही रहेगी। देखो कैसे, ये हमारा कीटोन हो गया, ये हमने एल्कीन ली। अब देख, ये हमारी कैसी एल्कीन है, ये हमारी सिस एल्कीन हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक H दिखा दो। दोनों CN ग्रुप सेम साइड है डबल बॉन्ड के, या दोनों H सेम साइड है। ठीक। तो जब ये इसके साथ कंबाइन करेगा, तो कंबाइन तो वैसे ही करना है, कंबाइन करने में कुछ नहीं है, ये बॉन्ड भी ऐसे टूटेगा। हमारे पास ये C, ये O, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों CH3 हमने बना दिए। ठीक है। अब हमने अपनी एल्कीन ली। एल्कीन के केस में भी क्या होगा, ये CN है, यहाँ CN है,
ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, और बस ऑक्सीजन ने पहले इसके साथ बॉन्ड बना लिया, फिर इसके साथ बॉन्ड बना लिया इस कार्बन ने। तो हमारे पास क्या रहा, ये दोनों CN इस सिंगल बॉन्ड के सेम साइड ही रहे। देख रहे हैं आप, दोनों CN या तो अबव द प्लेन दिखा दो या बिलो द प्लेन दिखा दो, एक ही बात है। तो ये दोनों CN सिस रहे, यहां पर भी हमारे सिस ही था एल्कीन, और यहां भी वो सिस ही रह गया, चेंज नहीं हुआ, ट्रांस नहीं हो पाया। जैसा कि हम अभी हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन के केस में, वहां पर बॉन्ड रोटेशन हो रही थी, यहाँ बॉन्ड रोटेशन होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है वो भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड रोटेशन नहीं हो पाती है, ठीक है। और जब बॉन्ड रोटेशन ही नहीं हो पा रही है, तो सिंपल जैसा था वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, दोनों के दोनों या तो अबव द प्लेन दिखाओ या दोनों के दोनों बिलो द प्लेन दिखाओ। ऐसे ही हमने यहाँ कर रखा है। यहाँ पर हमने ट्रांस एल्कीन ली हुई है। जब हमने ट्रांस एल्कीन ली हुई है यानी डबल बॉन्ड से एक साइड CN दूसरी साइड भी CN, तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये CN यहाँ है और एक CN हमने ऊपर दिखा रखा है। ऐसे ये ऑक्सीजन है, ये यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये तो ऐसे के ऐसे ही कंबाइन कर जाएंगे। तो एक अबव द प्लेन है तो दूसरा बिलो द प्लेन रहेगा, वो हमने यहाँ दिखा भी रखा है। तो एक अबव द प्लेन है, दूसरा बिलो द प्लेन है। तो यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री रिटेन रहेगी। तो इसलिए क्योंकि जो सिस एल्कीन थी, यहाँ पर भी प्रोडक्ट हमें सिस ही मिला, ट्रांस थी तो यहाँ पर ट्रांस ही मिला। ऐसा कभी नहीं होगा कि सिस ट्रांस दे दे या ट्रांस सिस दे दे। तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हुई कि एक पर्टिकुलर आइसोमर ने, यहाँ पर ये दोनों भाई दूसरे के आइसोमर ही तो है, ये दोनों सिस और ट्रांस एल्कीन्स एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो इस सिस आइसोमर ने ये पर्टिकुलर कंपाउंड ही दिया, कभी भी ये इसको नहीं दे पाएगा। इस ट्रांस ने यही दिया, कभी भी ये इसको नहीं दे पाएगा। तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक है कि एक स्पेसिफिक हमारा रिएक्टेंट था, उसने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही देना है। और स्टीरियो केमिस्ट्री रिटेन्ड इसलिए रही क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड रोटेशन नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, अब फोटोसाइक्लो एडिशन, अभी जो मैं आपको बता रही थी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन्स टू, यहाँ पर भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेंस आर फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम S1, S1 स्टेट से ही बनते हैं यहाँ पर। T1 जब हम क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन के केस में हमें S1 वाले एंड पाई स्टार वाले वो लेने पड़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स, क्योंकि अगर हमने T1 वाले ले लिए तो वो क्या करेंगे, वो सेंसिटाइज कर देंगे। फिर जो जो मैंने आपको भी बताया था, ये हमने ले लिया एसीटोन, एसीटोन की हमने ट्रिपलेट स्टेट ले ली, इसकी हमने ये सिस एल्कीन थी और ये हमारी ट्रांस एल्कीन थी। तो जब ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट स्टेट में है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये अपनी एनर्जी को इसको ट्रांसफर कर देता है। और जब ये एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा तो यहाँ पर सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन हो जाता है, ये जो सिस फॉर्म थी ये ट्रांस फॉर्म में चेंज हो जाती है, और ये हमारा वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ ये ट्रिपलेट स्टेट में था, एक्साइटेड स्टेट में था, इसने अपनी एनर्जी सिस को दी, सिस ट्रांस में बदला और ये वापस से ग्राउंड स्टेट में आ गया। ऐसे ही अगर ये ट्रांस के साथ कंबाइन करेगा तो क्या हो जाएगा, ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा और ये ट्रांस सिस में चली जाएगी और ये वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगी। तो इस तरह से, इसीलिए हम यहाँ पर ट्रिपलेट स्टेट नहीं लेते हैं, क्योंकि वो सेंसिटाइजर की तरह काम करना शुरू, वो सेंसिटाइज कर देती है, यहाँ पर सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन हो जाता है, कोई ऑक्सीटेन यहाँ पर फॉर्म नहीं होता है, ठीक। अब स्टीरियोस्पेसिफिसिटी ऑफ द ऑक्सीटेन फॉर्मेशन विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन कैन बी एक्सप्लेन, इसको हम कैसे, वहां पर रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक क्यों है जबकि इलेक्ट्रॉन रिच में स्टीरियो सिलेक्टिव थी। तो यहाँ पर ये बताया गया कि इट इज सजेस्टेड दैट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन्स ऑक्सीटेन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस वाया फॉर्मेशन ऑफ एक्सीप्लेक्स, यहाँ पर एक एक्सीप्लेक्स बनता है। अब एक्सीप्लेक्स कैसे बन रहा है और एक्सीप्लेक्स होता क्या है, फोटोकेमिस्ट्री में हम एक्सीप्लेक्स बहुत बार यूज करते हैं। उसका मतलब होता है एक्साइटेड स्टेट साइक्लिक कॉम्प्लेक्स। जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट में कोई कॉम्प्लेक्स बना ले, उसे हम एक्सीप्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्सीप्लेक्स फॉर्मेशन होता है, और एक्सीप्लेक्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट ऑफ कीटोन, ये यहाँ पर सिंगलेट स्टेट होगी कीटोन की, ये यहाँ पर ग्राउंड स्टेट होगी एल्कीन की, इनके बीच में एक्सीप्लेक्स फॉर्मेशन बनता है। तो एक्सीप्लेक्स हैज कंसीडरेबल charge transfer and the stereospecific formation of the products is explained if both new bonds are formed simultaneously in the complex or if the second is formed after the first at a rate faster than the rate of bond rotation। देखो अब इसमें क्या हुआ, पहले तो सुन लो
कि यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से इसमें चार्ज का डेवलपमेंट होता है। ये मैं बताऊंगी अभी चार्ज का डेवलपमेंट कैसे होता है। वैसे तो ऑक्सीजन पर जनरली नेगेटिव चार्ज ही रहता है, लेकिन यहाँ पर इस केस में होगा ये थोड़ा सा पॉजिटिव होता है। ठीक है, स्लाइटली पॉजिटिव है इसलिए ये स्लाइटली नेगेटिव हो गया। और यहाँ पर ये स्लाइटली नेगेटिव होगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस कार्बन पर तो हमें स्लाइटली नेगेटिव ही दिखाना पड़ेगा, तभी ये स्टेबल एल्कीन होगी। क्योंकि देखो अगर मैंने ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो अगर मैं इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव दिखा दूं, तो भाई एक तो इस कार्बन पर पहले से ही पॉजिटिव है, ऊपर से ये CN इससे खींच रहा है। तो जब खींच रहा है तो ये इसके पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा दे रहा है। तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, हमें इस पर उल्टा दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव दिखाना पड़ेगा ताकि ये स्टेबल रहे एल्कीन। ठीक, तो अभी फिलहाल तो आप ये चार्ट देख लीजिए कि अभी कैसे डेवलप हुई समझा दूंगी। फिलहाल के लिए आप यही समझिए कि इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। तो इनमें क्या होता है, ये साइमल्टेनियस बॉन्ड बनते हैं। ये इससे जुड़ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा, तो ये एक्जिप्लेक्स फॉर्मेशन होता है। फिर फाइनली क्या होगा, ये वाले बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाते हैं, तो फिर हमारा ये ऑक्सीडेन बन गया। या फिर ऐसा भी होता है कि अगर हमने दिखा दिया ऐसे ऑक्सीजन, ये यहाँ पर ये बॉन्ड बना के दिखा दिया ऐसे, ये यहाँ पर CN, ये कार्बन है। ठीक, तो अब भाई ये कह रहे हैं यहाँ भी रेडिकल है, सपोज ये रेडिकल है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको इस तरह से समझे, या आप चार्ज ही समझ लीजिए, यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव था और ये स्लाइटली पॉजिटिव है, तो भाई सिंगल बॉन्ड तो यहाँ पर भी है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं है क्योंकि यहाँ रिएक्शन इतनी फास्ट रिएक्शन है कि ये बॉन्ड रोटेशन होने से पहले ही इनके बीच में ये बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। देखो दो कंडीशन दे रखी है इसमें कि एक्जिप्लेक्स हैज ये फॉर्म्ड, अरे कहाँ गया, हाँ, charge transfer and the stereospecific formation of the product is explained if both new bonds are formed simultaneously। जब ये दोनों बॉन्ड साइमल्टेनियसली बने, और बनेंगे अभी मैं बताऊंगी कैसे बनते हैं, इसमें साइमल्टेनियसली बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा हो जाए कि इफ द सेकेंड इज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट एट अ रेट फास्टर देन द रेट ऑफ बॉन्ड रोटेशन, कि पहला तो बन गया बॉन्ड, हमने दिखाया यहाँ पर ये बॉन्ड बना, ये तो इसके साथ था ही, यहाँ पर CN था, और ये कि पहला बॉन्ड तो बन गया लेकिन दूसरा बॉन्ड इतनी जल्दी बन जाए बस कि ये वाला बॉन्ड जो है रोटेट ही ना हो पाए। ये चीज लिखी हुई, इफ द सेकंड इज फॉर्म, सेकंड क्या मतलब, सेकंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट, पहला बॉन्ड बनने के बाद तुरंत से सेकंड बॉन्ड बन जाए, या तो दोनों बॉन्ड एक साथ बनेंगे, या फिर पहला बॉन्ड बनने के बाद दूसरा बॉन्ड तुरंत बन जाए इससे पहले कि बॉन्ड रोटेशन हो, तो बहुत फास्ट होती है। तो देयर इज अगेन अ प्रेफरेंस फॉर वन ओरिएंटेशन ऑफ एडिशन, तो इसलिए यहाँ पर भी फिर से हमने प्रेफरेंस दी है, और यही प्रेफरेंस दी कि बॉन्ड रोटेशन नहीं, ऑक्सीजन से पहला बॉन्ड तो बन गया, दूसरा बॉन्ड जो है वो बॉन्ड रोटेशन से पहले ही बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, या फिर दोनों बॉन्ड साइमल्टेनियसली भी बन जाते हैं। तो प्रिफर्ड ओरिएंटेशन इन द एक्सिप्लेक्स इज गवर्न्ड बाय द चार्ज डेंसिटीज। तो अब हम बात करते हैं ये चार्ज डेंसिटीज हमने किस बेस पर दिखा दी है, कि हमने ऑक्सीजन पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैसे दिखाया। देखो इसको मैं यहाँ समझाती हूँ एक, देखो अगर हमने सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। कार्बोनिल में हम क्या दिखा रहे हैं, ये N और ये पाई स्टार। ठीक है, यहाँ पर पाई स्टार है, ये N है, और क्योंकि एक्साइटेड स्टेट है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारा ऊपर चला गया है। ठीक, हमने इसको ऐसे ही दिखा दिया, ट्रिपलेट स्टेट दिखाई है। तो ये हमारी कार्बोनिल की एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, फिर हम क्या दिखा रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में बात करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन्स के केस में। इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन के केस में क्योंकि यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एल्कीन पर बढ़ा दे रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एल्कीन पर बढ़ जाती है तो उसके होमो की एनर्जी भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होमो हो जाएगा, एल्कीन का दिखा रही हूँ, और ये ल्यूमो हो जाएगा। तो ये पाई ऑर्बिटल है और ये इसका पाई स्टार है। तो ये हमारी एल्कीन है ग्राउंड स्टेट में। अब जब ग्राउंड स्टेट में है तो हमने ऐसे देखा, थोड़ा सा और अच्छे से अगर मैं दिखाऊं, एनर्जी का डिफरेंस थोड़ा और अच्छे से दिखा दूं। देखो ये N था, ये पाई स्टार था, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड का, और ये होमो मैंने यहां बना दिया एल्कीन का, ये होमो है, ये पाई है, और ये पाई स्टार है, और ये ल्यूमो है। ठीक है, और मैंने ये दिखा। ठीक, हम ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन
रिच एल्कीन है, और इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी, ठीक है। तो ये अगर न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या करेगा, अपने होमो से इलेक्ट्रॉन को इसको दे सकता है आराम से, ठीक है, कार्बन कंपाउंड को दिया जा सकता है इलेक्ट्रॉन। और ये कार्बन, तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा वो एन और पाई, एन किसका है, इसका नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल किसका हो गया, कार्बोनिल का, और पाई ऑर्बिटल किसका हो गया, हमारी एल्कीन का हुआ। तो जब ये कंबाइन करते हैं ना बेटा आपस में, तो हम इनको कैसे दिखा सकते हैं, इनका ना एक जब ये दोनों आपस में कंबाइन, जैसे ये था सी था, ये ऑक्सीजन है, मैंने ऑक्सीजन के ऑर्बिटल को ऐसे दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पर पाई ऑर्बिटल हमें अगर दिखाना है तो पाई ऑर्बिटल हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, ये वाले लोब्स हो गए, ये लोब्स हो गए, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको ऐसे दिखा दी, ठीक। तो जब ये और ये पाई ऑर्बिटल, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड और एल्कीन जब आपस में कंबाइन करेंगे, तो इनका जो ओरिएंटेशन होता है ना वो परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन होता है। मतलब ये सीओ बॉन्ड के नीचे ये परपेंडिकुलर ऐसे आ रहे हैं, जैसे मान लो अगर ये सीओ बॉन्ड है, मतलब सीओ बॉन्ड कह रही हूँ, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, तो जो हमारी एल्कीन होगी वो कुछ ऐसे आती है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ये ऐसे है तो दूसरा ऐसे आएगा, तो ये परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन होता है। तो उससे क्या होगा, अब हमने तो रेडिकल बना रखे हैं, हमने क्या ले रखा है, यहाँ पर रेडिकल है, ये रेडिकल है, ये रेडिकल है। एल्कीन का हमने बना रखा है ऐसे और ऐसे, ये रेडिकल है और ये रेडिकल है। तो इसमें क्या होगा, जब ये परपेंडिकुलर होते हैं तो ये रेडिकल और ये रेडिकल तो आपस में कंबाइन कर गए, लेकिन ये रेडिकल और ये रेडिकल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, तो ये एकदम से फॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर दोनों बॉन्ड जो है साइमल्टेनियस नहीं बन सकते हैं। और दूसरा, एक बॉन्ड बनने के बाद दूसरा बॉन्ड बनने में भी बहुत टाइम है, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है। और उससे पहले क्या हो जाता है, ये बॉन्ड जो है रोटेट कर जाता है। तो जब ये बॉन्ड रोटेट कर जाएगा तो इससे क्या होगा, हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए वहां पर अगर हमने सिस कंपाउंड लिया है तो उससे हमें सिस और ट्रांस दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, या हमने ट्रांस कंपाउंड लिया है तो उससे भी सिस और ट्रांस दोनों मिलते हैं। तो ये चीज समझना बेटा, जब दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन, यानी कि दोनों जब एक दूसरे के पास में आते हैं तो वो परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन में आते हैं। उससे क्या होता है कि परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन, मतलब मैं आपको इसमें शायद ना समझा पाऊं, आप अपने दिमाग में सोचिएगा बेटा, अगर यहाँ पर सी है, ये ओ है, और ये कुछ इस तरह से आ रहे हैं, तो ये दोनों तो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन ये रेडिकल आपस में बहुत दूर है, तो ये एक दूसरे से साइमल्टेनियसली भी नहीं कंबाइन कर सकते हैं और वन आफ्टर अनदर भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस केस में क्या होता है, हमारे पास बॉन्ड रोटेशन पहले हो जाता है और उसके बाद जो है हम स्पिन इन्वर्जन, मतलब स्पिन इन्वर्जन या बॉन्ड, मतलब बॉन्ड रोटेशन हम दिखा सकते हैं यहाँ पर, जिससे सिस ट्रांस में और ट्रांस सिस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर रिएक्शन जो है हमारी स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं रह जाती, स्टीरियो सिलेक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन के केस में। अच्छा, अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंट एल्कीन्स है, अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या कर रही हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर दे रही हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो इनके होमो की एनर्जी भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं एन और यहाँ मैं पाई स्टार दिखा रही हूँ, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब होमो की एनर्जी हो गई कम, जब होमो की एनर्जी कम हो गई, ये हमारा होमो है, ठीक है, ये हमारा ल्यूमो है, किसका, एल्कीन का, हमारा नहीं है, एल्कीन का, ठीक है। ये कार्बोनिल कंपाउंड है और ये हमारी एल्कीन है। तो अब क्या होगा, अब एक तो वैसे भी हमारी ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एल्कीन है, तो ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर ही नहीं पाएगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगी, और होमो की एनर्जी भी कम हो गई है। देखो, कभी भी होमो से ल्यूमो में अगर इलेक्ट्रॉन जाने या होमो किसी दूसरे को दे रहा है, तो होमो की एनर्जी जो है, अगर ये इस तरह से है तो ये कभी भी जो है ना, इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। तो जो होमो होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, हमेशा होमो ऐसे होगा तो ल्यूमो यहाँ होगा, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे सकता है, लेकिन ये कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो होमो हमेशा हाई एनर्जी होते हैं और ल्यूमो हमेशा लो एनर्जी होते हैं। अब यहाँ तो होमो की एनर्जी कम है तो ये तो नहीं दे पाएगा इसको। अच्छा, ये एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता इससे, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास दो इलेक्ट्रॉन तो है, ठीक है। तो यहाँ पर एन का और इस पाई ऑर्बिटल का कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाता,
लेकिन अगर हम ऊपर बात करें ये पाई स्टार और इसके पाई स्टार में, तो इसका पाई स्टार आप देख रहे हैं ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी तो ज्यादा है। तो यहाँ पर ये होमो की तरह और ये ल्यूमो की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होता है पाई और पाई, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड का भी पाई स्टार लेंगे और एल्कीन का भी पाई स्टार लेंगे, और कार्बोनिल का जो मतलब कार्बोनिल ऑक्सीजन वाला ये लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉन था, ये अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर दे सकते हैं, यानी इंटरेक्शन हो सकता है होमो और ल्यूमो के बीच में। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो वो कौन सा जा रहा था? वो लोन पेयर ही तो जा रहा था, लोन पेयर का ही तो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था। इसीलिए हमने यहाँ पर जो अभी मैंने बॉन्ड दिखाया था ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव था और इसलिए यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव आया था। तो क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्शन हो सकता है इनका, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसको, इसी इंटरेक्शन को हम दिखाएं तो, यानी एक का पाई स्टार और दूसरे का भी पाई स्टार। अब देखो पाई स्टार कैसे बनते हैं, अगर हम कार्बोनिल का पाई स्टार दिखाएंगे तो हम पाई स्टार तो ऐसे ही होते हैं सबके, ये सपोज कार्बोनिल का है, और इनका जो, ये कार्बोनिल का बना दिया मैंने और ये मैं एल्कीन का बना रही हूँ, एल्कीन का भी हम ऐसे ही बना सकते हैं, ये ऐसे दिखा सकते हैं और इसको मैं ऐसे दिखा सकती हूँ। ठीक, और यहाँ पर इनका जो ओरिएंटेशन होता है वो पैरेलल ओरिएंटेशन होता है, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये इसका, इसीलिए यहाँ पर साइमल्टेनियस बॉन्ड बन जाता है। साइमल्टेनियस बॉन्ड बन जाएगा, या फिर एक बॉन्ड बनने के बाद फिर दूसरा बॉन्ड बन जाएगा और बहुत जल्दी बनेगा, बॉन्ड रोटेशन हो ही नहीं पाएगी। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ बनेगा तुरंत से ये बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, ये बॉन्ड तो टूटा हुआ था बीच वाला, मतलब ये इस तरह का केस है और ये इस तरह का केस है। तो जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा दूसरा भी तुरंत बन जाएगा, या दोनों एक साथ बन जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर बॉन्ड रोटेशन हो ही नहीं पाती। तो जब बॉन्ड रोटेशन नहीं हो पाती तो जैसी हमारी एल्कीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री थी वैसे ही प्रोडक्ट में हमें मिलती है। तो सिस अगर हमने लिया तो सिस ही मिलेगी, ट्रांस हमने लिए तो ट्रांस ही मिलेगी, इसलिए रिएक्शन हमारी स्टीरियो स्पेसिफिक हो जाती है ये। तो अब इससे एक चीज समझ में आया कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि अब की बार पाई स्टार में इंटरेक्शन हो रहा है, और कार्बोनिल का पाई स्टार से इलेक्ट्रॉन जा रहा है एल्कीन के पाई स्टार में। तो फिर तब ये एक्सिप्लेक्स यहाँ पर बन सकता है, और दोनों साथ साथ बॉन्ड कैसे बन रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, और वन आफ्टर अनदर भी बन रहे हैं तो भी आपको पता चल गया। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर ये एक्सिप्लेक्स फॉर्मेशन से हम बता सकते हैं कि कैसे यहाँ पर बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो एक चीज बस ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर है तो वहां पर बॉन्ड रोटेशन होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर ग्रुप है तो वहां कोई बॉन्ड रोटेशन नहीं होती। इसीलिए रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है और ये स्टीरियो सिलेक्टिव है, या रिजियो सिलेक्टिव आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर सिस है तो ट्रांस और सिस दोनों मिलेंगे, यहां पर अगर सिस है तो हमेशा सिस ही मिलेगी। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बेटा। अब ऑक्सीडेन फॉर्मेशन विद डाइन्स, डाइन्स के साथ हम कैसे दिखाएंगे, ये हमारे दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है वो यहाँ दिखा रखा है, ये हमारा कार्बन कंपाउंड है, लाइटली एक इलेक्ट्रॉन इस पर गया, एक इलेक्ट्रॉन, यानी ये बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक हुआ। ठीक है, ये तो कार्बन कंपाउंड है, ये हमारी डाइन है, इसमें भी हमारा इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे दिखाना है। ठीक है, तो ये बॉन्ड यहां से हट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। ऑक्सीजन हमेशा किसके साथ कंबाइन करेगा? जो लेस स्टेबल होगा, मोर स्टेबल को बचे रहना है। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी अभी, कि मोर स्टेबल दोनों तरीके से हम कंबाइन करके दिखा सकते हैं। तो देखो अगर मैं इस ऑक्सीजन को इसके साथ बना, ठीक है, तो उसके बाद क्या बचा रह जाएगा, ये अगर मैंने स्टार्टिंग में इसके साथ इसने कंबाइन कर लिया तो हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ पर ये हमने कंबाइन करके दिखा दिया। ये वाला जो देखो, ये बॉन्ड यहां से हटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, मैं नंबर कर देती हूँ, वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर। ठीक, तो ऑक्सीजन ने वन नंबर के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर। ठीक है, बॉन्ड बनाया, तो अब ये भी हमारा स्टेबल रेडिकल है और ये भी हमारा स्टेबल। कैसे है स्टेबल? क्योंकि अगर मैं ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करा दूं, देखो, और ये बॉन्ड भी ऐसे शिफ्ट नहीं होगा जैसे मैंने करा दिया, दिमाग में ना वही वाली एरो रहते हैं, ये टूटेगा इस तरह से और ये टूटेगा ऐसे। तो जब इससे क्या बनेगा, यहाँ पर ये रेडिकल यहाँ आ जाएगा, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल पर ऐसा, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो हमारे पास एक और स्ट्रक्चर आएगा, रेजोनेंस हम दिखा सकते हैं। तो क्योंकि ये एलाइलिक फ्री रेडिकल है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर जब रेडिकल होता है तो एलाइलिक फ्री रेडिकल काफी स्टेबल रेडिकल है, तो यहाँ पर स्टेबल रेडिकल है,
ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल, तो स्टेबल रेडिकल को हम बचा के रखते हैं, वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। तो इस केस में यहाँ पर ये हमारा मेजर बनेगा और फिर तो ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है। माइनर भी बना सकते हैं, वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर। बॉन्ड मैंने कैसे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया था, यहाँ बनाया था और यहाँ बनाया था। अब की बार ऑक्सीजन किससे कंबाइन, पहले हमने वन से कंबाइन कराया, अब की बार हम टू से कंबाइन करा देंगे। तो जब हम टू से कंबाइन करा देंगे तो वन वाला हमारा बचा रह जाएगा, तो ये वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर। तो टू के साथ कंबाइन करा, ये वन, तो ये हमारा माइनर बनेगा, ठीक है। तो मेजर और माइनर समझ में आया। और डाइन के साथ हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे ये भी एक डाइन है, ठीक है। ये बस क्या कहते हैं इसको, साइक्लिक डाइन है। मैं कभी कभी वर्ड्स भी भूल जाती हूँ। तो आप इसमें से कोई भी बॉन्ड आप करा सकते थे, देखो यहाँ पर तो ये एक रेडिकल है, ये एक रेडिकल है, ठीक। कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो हमने ज्यादा स्टेबल वाले के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दें आप इसको, और दूसरे के साथ वैसे जोड़ दीजिए इसको। तो आप यहाँ पर भी बॉन्ड को बना सकते हैं, कैसे भी करके। मतलब ये कैसे बना रखा है देखो, ये सी है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक रेडिकल है, यहाँ पर एक रेडिकल है। ये मैंने बनाया कुछ ऐसे, ठीक, ये बना दिया। तो एक रेडिकल यहाँ जाएगा और एक रेडिकल यहाँ जाएगा। तो ऑक्सीजन तो लेस स्टेबल के साथ पहले कंबाइन करता है, मोर स्टेबल बचा रह जाएगा, और फिर ये इसने ऐसे कंबाइन कर ले। तो यही स्ट्रक्चर तो बन के आया। ऐसा ही आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये साइक्लिक डाइन के केस में है। फिर ऑक्सीडेंट फॉर्मेशन विद एल्काइंस, एल्काइंस से बहुत ईजी है। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे। तो ये रेडिकल, ये रेडिकल, ये तो सिमेट्रिकल है, तो आप इसको ऐसे और इसको ऐसे, ये बन गया ऑक्सीडेंट। इसके बाद जरा सा हम इसको हीट कर लेते हैं, तो ये डबल बॉन्ड भी ऐसे और ऐसे टूट जाता है, और ये वाला बॉन्ड भी इस तरह से टूट जाता है। तो यहाँ पर एक रेडिकल आएगा, यहाँ एक रेडिकल आएगा, ये एक रेडिकल और ये एक रेडिकल, यहाँ से ये बॉन्ड गायब। इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और ये इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। तो C6H5 फिर CH, तो C6H5 CH, CH के बाद डबल बॉन्ड है तो वो हमने डबल बॉन्ड बनाया। फिर एक ऐसा कार्बन है जिससे एक CH3 जुड़ा हुआ है, तो कार्बन से ये CH3 है। फिर वो कार्बन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, तो C डबल बॉन्ड और फिर CH3। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स यहाँ पर बन जाते हैं। इसीलिए ये ऑक्सीटीन जो बनी है, ये जो है टूट सकती है। तो इसका जो ये जो ना वार्म करने पर हमें ये मिल रहा है, तो ये इसका ड्राइविंग फोर्स है कि वार्म करने पर, क्योंकि हमें काफी स्टेबल कंपाउंड मिल रहे हैं, इसलिए वो जो है टूट जा रही है। फोर मेंबर रिंग तो वैसे भी बहुत अनस्टेबल होती है, उसमें एक बॉन्ड बना दिया तो वो और ज्यादा अनस्टेबल कर दिया उसने। फिर ये जो जो अभी तक हमने पढ़ी वो थी इंटरमॉलिक्यूलर पैटर्नोबुची। इंटरमॉलिक्यूलर क्योंकि दो कार्बोनिल कंपाउंड्स और एल्कीन दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हमने लिए थे। इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होगा, हमारे सेम ही मॉलिक्यूल में कार्बोनिल कंपाउंड भी होगा और हमारी एल्कीन भी प्रेजेंट होगी। तो इंट्रामोलिकुलर पैटर्नोबुची रिएक्शन इज मेनली बाय गिवन बाय कौन, गामा डेल्टा इनोस। गामा डेल्टा कैसे, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा, क्योंकि गामा और डेल्टा के बीच में एक ईन बनी हुई है, तो गामा डेल्टा ईन। और क्योंकि ये कीटोन है तो कीटोन का ओन आ गया, इसलिए हम इनको गामा डेल्टा इनोन्स बोलते रहे हैं। So the efficiency of these reactions can be attributed to the rapid rate of interaction between the excited C double bond O और ग्राउंड C डबल बॉन्ड C, क्योंकि एक ही कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O भी और C डबल बॉन्ड C भी है, तो तुरंत से बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। तो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स अलाउड द फॉर्मेशन ऑफ वन रिजियो आइसोमर। तो यहाँ पर एक ही रिजियो आइसोमर बनने की पॉसिबिलिटी है। द Thus yields are high and there is usually no byproduct, और कोई byproduct यहाँ पर नहीं बनता है। This reaction is highly efficient and versatile method for the synthesis of variety of compounds that are difficult or impossible to prepare by other methods। तो इनकी हेल्प से, इस इंट्रामोलिकुलर पैटर्नोबुची रिएक्शन की हेल्प से हम ऐसे कंपाउंड्स भी फॉर्म कर लेते हैं जिनको कि हम बाकी दूसरे मेथड से नहीं बना पा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी सिंपल, इसको H न्यू लिया तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स के बीच का बॉन्ड टूटा। फिर क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएंगे, ये यहाँ आ जाएगा और ये रेडिकल यहाँ। फिर ऑक्सीजन ने क्या करना है, लेस स्टेबल के साथ ही पहले बॉन्ड बनाना था, तो यहाँ बॉन्ड बना लिया। अब ये क्या, ये मोर स्टेबल रेडिकल्स जो है बचे रह गए, फिर ये मोर स्टेबल भी आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये इंट्रामोलिकुलर पैटर्नोबुची का एक एग्जांपल। और लास्ट एग्जांपल है यहाँ पर, इसमें क्या हुआ, पहले ये टूटा, वो हमने यहाँ तोड़ के दिखाया, फिर हमने इसको ऐसे तोड़ा, ये एक रेडिकल यहाँ जाएगा, एक रेडिकल यहाँ जाएगा। ये रेडिकल लेस स्टेबल है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस लेस स्टेबल के साथ पहले बॉन्ड बनाएगा। वही इन्होंने यहाँ पर, इसको आप ना नंबरिंग से, ऐसे ना कई बार समझ में नहीं आता, तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी नंबरिंग कर दो। ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, फाइव,
6 यानी 7 नंबर के साथ उसे बॉन्ड बनाना है। ठीक, तो हमने कहा किस वाली ऑक्सीजन को क्या नंबर दिया, हमने इस ऑक्सीजन को नंबर 1 दिया था, ये नंबर 2, ये 3, ये 4, 5 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप थे, 6 नंबर पर ऑक्सीजन थी, ये रहा हमारा 7। तो ऑक्सीजन और इस 7 नंबर ने बॉन्ड बना लिया। आगे की साइड ये रेडिकल बचा, उस रेडिकल से 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो उस रेडिकल से 2 ग्रुप और फाइनली क्या होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। हालाँकि कुछ रिएक्शंस ऐसी भी है जिसमें ऑक्सीजन ने मेजर प्रोडक्ट बनाया है लेकिन हाई स्टेबल रेडिकल के साथ, तो वो सब एग्जाम्पल्स मैंने नहीं लिए हैं। तो बहुत सारे क्योंकि एग्जाम्पल्स थे तो मैंने आपको जो मेन था, जो इम्पोर्टेंट से थे बस वो मैंने आपको करा दिए हैं। बाकी जो अलग रिएक्शंस है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं बेटा, हर रिएक्शंस के ना कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, वहां पर आप कई बार तो रीजन मिल जाते हैं, कई बार रीजन मिल भी नहीं पाते कि आप क्या जवाब दोगे उसका, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको याद ही करनी पड़ेंगी, तो ये सब कुछ मैंने आज आपको बताया पेटेंटोगुची रिएक्शन के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी आपको कुछ ना भी समझ में आए ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो तो जैसे कि आप पूछते भी रहते हैं। तो आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।